गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर सेकंड ईयर। आज आपका पेपर है भूगोल का शिक्षण शास्त्र। कल मैं आपको करा रही थी दृश्य सामग्री में चित्र हम ये कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको चित्र की परिभाषा कराई थी कि चित्र वास्तविक स्वरूप या हम ये कह सकते हैं वास्तविक प्रतिरूप को स्पर्श करने वाला या उसको समझाने वाला होता है। मतलब जैसा हम ये कह सकते हैं कोई वस्तु होगी वैसा ही वो चित्र बनता है। तो वो हमें क्या बताता है, उस वस्तु को याद कराता है। हम एप्पल देखते हैं, एप्पल हम मार्केट में भी देखते हैं और एक एप्पल का चित्र बनाते हैं। तो जब हम चित्र देखते हैं और वास्तविक एप्पल देखते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो चित्र का प्रयोग शिक्षण में या विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए कई विषयों में किया जाता है। जैसे मैंने कल बताया था आपको, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, भाषा आदि विषयों को समझाने में चित्र का प्रयोग किया जाता है और चित्र के माध्यम से अध्यापक बालक को विषय वस्तु स्थायी रूप से समझा सकता है, सिखा सकता है। मैं आज आपको बताऊंगी चित्र के लाभ। चित्र के लाभ में पहला है मौखिक विवरण के परिपूरक के रूप में चित्र अधिक प्रभावशाली बन जाता है। सेकंड, कम व्यय सापेक्ष होना। थर्ड, आसानी से उपलब्ध होना। फोर्थ, आसानी से एक स्थान से अन्यत्र ले जाने में कठिनाई का न होने के कारण चित्र भूगोल अध्यापन का आवश्यक बन चुका है। मतलब लाभ हम देखते हैं चित्र के, तो क्या क्या लाभ बताए गए। मौखिक विवरण के, जो मौखिक विवरण होता है, मतलब जैसे बोल रहे हैं, बोल के हम किसी विषय वस्तु को समझा रहे हैं, तो मौखिक विवरण के परिपूरक के रूप में चित्र अधिक प्रभावशाली बन जाता है। क्यों प्रभावशाली बन जाता है? जैसे सपोज मान लो अगर मैं आपको स्थलाकृति सिर्फ बोलकर उसको समझा दूं, तो क्या स्थलाकृतियों का
क्योंकि स्थलाकृतियों को जब तक चित्र के माध्यम से नहीं समझाया जाएगा तब तक स्थलाकृति की विषय वस्तु विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ सकती है। तो जो मौखिक विवरण के परिपूरक के रूप में चित्र जो होता है वो अधिक प्रभावशाली होता है। बिना चित्र के हम कोई भी विषय वस्तु को अच्छे से समझा नहीं सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कम व्यय सापेक्ष। अगर हम मॉडल बनाते हैं, किसी चित्र का हम मॉडल बनाते हैं, तो उस मॉडल को बनाने में हमें कई सारी सामग्रियां मार्केट से खरीद के लानी होती है, उसमें पैसे लगते हैं। और उसमें अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डालते हैं तो उसको चलाने के लिए हमें बैटरी का, टॉर्च का, उसका बल्ब का, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन वही चित्र या वही विषय वस्तु हम चित्र के माध्यम से बनाकर समझा देते हैं तो बहुत कम पैसे में एक चार्ट पे चित्र बन जाता है, उसमें कलर भर दिए जाते हैं और उससे क्या होता है, विषय वस्तु भी आसानी से समझ में आ जाती है। तो कम व्यय सापेक्ष होता है। आसानी से उपलब्ध होना, चित्र जो होता है आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसके लिए हमें बार-बार किसी जगह पे जाके कोई सामान खरीदने की, लेने की या ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आसानी से चित्र जो होते हैं उनको हम चार्ट पे बना सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आसानी से एक स्थान से अन्यत्र ले जाने में कठिनाई नहीं होती है। जो चित्र होता है उस चित्र को हम आसानी से फोल्ड करा कहीं पे भी ले गए, फोल्ड करके एक क्लास में पढ़ाया, फोल्ड करा, उसको उठा लेकर वापस से दूसरी क्लास में हमने पढ़ा दिया, फोल्ड करके हमने रख दिया। कुछ टाइम बाद हमने कोई विषय वस्तु पढ़ाई, उसको समझाने के लिए हमने चित्र का प्रयोग कर दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि चित्र को हम जब एक चित्र को बनाकर रखते हैं तो उस चित्र का प्रयोग हम कई बार बहुत सारी विषय वस्तु को समझाने के लिए कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब तक हम उसको अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं तब तक हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर जा सकते हैं। कठिनाई नहीं होती है और कठिनाई नहीं होने के कारण चित्र जो भूगोल अध्यापक का आवश्यक अंग बन जाता है, क्योंकि अध्यापक को, भूगोल के अध्यापक को या विज्ञान के अध्यापक को चित्र के प्रयोग या चित्र बार बार चाहिए होते हैं विषय वस्तु को समझाने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि एक साल चित्र बनाया, उसको फाड़ के फेंक दिया, दूसरे साल वापस से वही चित्र बनाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए भूगोल अध्यापक का अगर चार्ट पर चित्र बनाकर रख भी लेता है तो वो उस चित्र का प्रयोग 5 साल, 10 साल, जितने साल वो उस चित्र को जिस तरीके से संभाल के रखना है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये थे लाभ। अब है दोष या हानियां। इसमें फर्स्ट है चित्र के स्पष्ट, रंगीन व आकर्षक न होने पर वास्तविक पदार्थ या वस्तु के बोध से पूर्व अवगत व
पाठ से संबंधित मुख्य बातें भी दिखानी चाहिए अन्यथा बालक भ्रम में पड़ जाएंगे। थर्ड है चित्रों का आनुपातिक दृष्टिकोण से सही न होने के कारण प्रत्येक बालक उन्हें बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप से देखकर आवश्यक लाभ नहीं उठा सकते। हानियां हैं। सबसे पहली हानि है चित्र के स्पष्ट, अगर चित्र स्पष्ट नहीं है, साफ दिख नहीं रहा है, साफ बना हुआ नहीं है, रंगीन व आकर्षक नहीं है, तो वास्तविक पदार्थ जो होते हैं या वास्तविक वस्तु का जो हम ज्ञान कराना चाहते हैं वो क्या होती है, वो उसे पूर्व अवगत या अनभिज्ञ रह सकते हैं। सपोज मान लो हम, जैसे मैंने एग्जाम्पल पर बताया था, हम एप्पल देखते हैं, एप्पल के कलर में अगर हम ग्रीन कलर भर देते हैं तो क्या वो एप्पल का चित्र लगेगा हमें? नहीं लगेगा, क्योंकि एप्पल के कलर में या एप्पल का साइज हम टमाटर के जैसे बना देते हैं और फिर उसमें रेड कलर भर देते हैं, तो क्या वो एप्पल लगेगा? नहीं लगेगा। तो चित्र का हम ये कह सकते हैं सही होना, चित्र में कलर जो होते, रंग जो होते वो बिल्कुल सही होने चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, तो वो चित्र उस विषय वस्तु का बोध आसानी से करा सकता है। लेकिन चित्र अगर अस्पष्ट है, उसमें कलर जो है, पेड़ है, अब पेड़ में हरा कलर ना भर के हम पीला कलर भर देंगे तो क्या वो पेड़ लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो चित्र है स्पष्ट नहीं है, उसमें रंग जो है सही नहीं है, तो वो वास्तविक जो वस्तु होती है, वास्तविक जो पदार्थ होते हैं उसका ज्ञान नहीं कराते हैं, तो बालक उससे क्या होता है, अनभिज्ञ रह सकता है। उस वस्तु को अगर वो देखेगा भी तो उसको वो समझ में नहीं आएगी। सेकंड हानि है चित्रों में पाठ से संबंधित, जो पाठ होता है उससे संबंधित मुख्य बातें ही दिखानी चाहिए। अब सपोज मान लो हम मार्केट से ग्लोब उठा के लेकर आ गए और बालक को उसमें मानचित्र भी पढ़ा रहे, ग्लोब भी पढ़ा रहे, अक्षांश देशांतर रेखा भी पढ़ा रहे हैं, अक्ष कक्ष भी पढ़ा देते हैं, समय का ज्ञान भी कराते हैं। बालक क्या हो रहा है, पाठ में सिर्फ अक्षांश देशांतर रेखा दे रखी है, लेकिन हमने ग्लोब के माध्यम से अक्षांश
जैसे कभी मैंने आपको बोला था कि जो चित्र का आकार है, अगर वो बड़ा नहीं है, 20 बच्चों की क्लास में या 25 बच्चों की क्लास में दिखाने जैसा नहीं है, तो उससे सिर्फ आगे के जो 4-5 बालक है वो ही देख पाएंगे, पीछे के जो बालक है उस चित्र को नहीं देख पा रहे हैं, तो स्पष्ट ज्ञान भी उनको नहीं हो पा रहा। तो ये थी कहानियां। अब है रेखा चित्र। ये तो था चित्र, नेक्स्ट है रेखा चित्र। रेखा चित्र हम लिखेंगे रेखा चित्र, इसमें हम लिखेंगे रेखा चित्र अध्यापक के शिक्षण कार्य में अधिक है तथा एक भूगोल का अध्यापक विषय वस्तु के अनुसार श्यामपट्ट पर रेखा चित्र बनाकर अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। वह किसी नगर की स्थिति, जलवायु, पानी द्वारा अपरदन की स्थिति व उनसे बनने वाली भू आकृतियों यातायात ज्वालामुखी नगरीय व ग्रामीण बस्तियों का विकास आदि को आसानी से रेखा चित्र द्वारा दिखाया जाता
सिखाया जाता है। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र अध्यापक शिक्षण कार्य में अधिक उपयोगी होते हैं। एक तो होते हैं चित्र जो चार्ट पे या कार्डबोर्ड पर बनते हैं, और दूसरे होते हैं रेखा चित्र जो किस पे बनते हैं? श्यामपट्ट पर बनते हैं। भूगोल का अध्यापक विषय वस्तु के अनुसार क्या कर सकता है? अनुसार श्यामपट्ट पर रेखा चित्र बनाकर अपना कार्य आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसको जो विषय वस्तु समझानी है उस विषय वस्तु को वो श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर आसानी से समझा सकता है, और उसका क्या प्रयोग होता है, किस तरीके से वो विषय वस्तु चित्र के माध्यम से विषय वस्तु समझाई जा सकती है, कहाँ पे उपयोग में आएगी, इन सभी का ज्ञान कराया जाता है। जैसे वह नगर की स्थिति बता सकता है, जलवायु के बारे में ज्ञान दे सकता है, पानी द्वारा जितने भी अपरदन होते हैं जल द्वारा उनकी स्थिति बता सकता है, उनसे होने वाली भू आकृतियां जलाकृतियां कितनी बनती है वो बता सकते हैं, यातायात के साधन बता सकते हैं कि कितने यातायात के साधन होते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार से होते हैं और किस तरीके से ज्वालामुखी आता है, भूकंप बता सकते हैं, नगरीय और ग्रामीण बस्तियों का विकास और शेर चट्टानें आदि को हम रेखा चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे एक आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे स्थायी जलप्रपात अध्यापक को समझाना है कक्ष में, तो स्थायी जलप्रपात का इस तरीके से भूगोल का जो अध्यापक होगा वो क्या करेगा, इस तरीके से एक चित्र बनाएगा जिसमें यहाँ पर वो सीधा सा लिखेंगे नदी, यहाँ भी लिखेंगे नदी, और कुछ नहीं करना, एक आसानी से वो क्या कर देगा, डायग्राम के माध्यम से वो स्थायी जलप्रपात क्या होते हैं या स्थायी जलप्रपात की स्थिति क्या होती है, इस तरीके से वो आसानी से विषय वस्तु को बालकों को समझा सकते हैं। क्या बता रहे हैं कि जो स्थायी जलप्रपात होते हैं, तो अगर अध्यापक को स्थायी जलप्रपात समझाना है, इस तरीके से वो एक रेखा चित्र बनाएंगे श्यामपट्ट पर, और क्या बताएंगे कि स्थायी जलप्रपात किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से स्थायी जलप्रपात की आकृति होती है, और जो जल निकल कर आएगा वो यहाँ से जो नदी चल रही है और ये चट्टानें होंगी इसके बीच में, तो ये इस तरीके से चट्टान
तरह